चलिए आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 2 बताइए क्या है सेंट्रल थीम के बाद? रिटर्न कैलकुलेशंस। रिटर्न कैलकुलेशंस में नंबर ए, सिक्योरिटी रिटर्न। सिक्योरिटी रिटर्न अब सिक्योरिटी का रिटर्न निकालने जा रहे हैं, मतलब किसी एक सिंगल स्टॉक का रिटर्न क्या होना चाहिए। अब उसमें पहला केस है सिंगल ईयर, नहीं क्या है पहला केस? हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा उसके अंदर नंबर ए केस है सिंगल ईयर। तो सिंगल ईयर का अगर आपको रिटर्न निकालना है तो वी से रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू, आप इक्विटी शेयर मान के चलिए। सिक्योरिटी मतलब हम लोग इक्विटी शेयर का पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐसा ही मान के चलिएगा। रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू P1 माइनस P0, डिफरेंस इन प्राइस प्लस डिविडेंड बाय P0। डिफरेंस इन प्राइस से कैपिटल गेन आ गया, प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड विच इज P0। अच्छा P1 क्या है? P1 इज बेसिकली फोरकास्टेड प्राइस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। व्हाट इज P1? फोरकास्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलिए मैट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए। कितना परसेंट? 20%। हो गया क्या? रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू P1 कितना है? 135 P0, 125 प्लस 15 बाई 125 इज इक्वल टू 20%। बस सर यही है, इतना इजी। अरे ऐसे तो थोड़ी होता है, तो चॉकलेट है एक तो बैठाने के लिए बच्चा लोग को। मल्टी ईयर में ये मल्टी ईयर मल्टी ईयर मतलब एक साथ आपको अब 2-3 साल का डेटा मिल जाएगा। जैसे कि P0 मिल जाएगा और P3 मिल गया, P0 और P3, तो डिविडेंड आपको 3 साल का देंगे, D1 D2 D3 देंगे। तो उस समय रिटर्न कैसे निकालोगे? हम लोग बोलेंगे एक होगा आपका प्राइस का ग्रोथ, वो आपका रिटर्न है। P0 से P3 जो ग्रोथ आया वो एक रिटर्न है। प्राइस का ग्रोथ, उसका नाम है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस प्लस डिविडेंड का यील्ड निकाल देते हैं, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज।
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज. नाउ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, शॉर्ट में बोले तो CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज. ये क्या है? जैसे सोचो आपको PN दिया हुआ है और P0 दिया हुआ है, तो PN कैसे बना होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस R के पावर में N. तो ये R जो है वही CAGR है. क्वेश्चन में P0 दिया होगा और PN भी दिया होगा. N माने 2 साल बाद 3 साल बाद आपका वैल्यूज दिया हुआ होगा. और डिविडेंड यील्ड कैसे आएगा? डिविडेंड यील्ड परसेंटेज कैसे आएगा? जो डिविडेंड अमाउंट है डिवाइडेड बाय P0 करेंगे. डिविडेंड अमाउंट बाय P0. अब सोचिए हर ईयर का डिविडेंड अलग अलग है, तो क्या करोगे? हर ईयर का डिविडेंड अलग अलग है तो क्या करोगे? हाँ, वेटेड एवरेज नहीं होगा. बेसिकली पहले हर ईयर का डिविडेंड यील्ड निकाल लोगे और फिर उसका एवरेज कर दोगे. हर ईयर का डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा. जैसे डिविडेंड अमाउंट जो है ये डिविडेंड अमाउंट ऑफ ईयर 1 है, डिवाइड बाय P0 है. ठीक है. इसी तरह से अगर आपको हर ईयर में डिविडेंड दिया हुआ है, D2 में दिया हुआ है, तो D2 बाई P1 करोगे, D3 बाई P2 करोगे. रूल क्या है ना, आज शेयर खरीदोगे तो अगला साल डिविडेंड मिलेगा. तो P0 आज का और डिविडेंड 1 साल बाद का, उससे आपका डिविडेंड यील्ड निकल जाता है. ठीक है. तो इफ मल्टीपल ईयर्स आर देयर और इफ मल्टीपल डिविडेंड इज देयर, देन फाइंड फॉर मल्टीपल डिविडेंड यील्ड्स, multiple dividend amount given, find dividend yield for each year, and take its average. कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज. टेक इट सिंपल एवरेज. इसमें वेटेड एवरेज का कोई काम नहीं है. ईयर का एवरेज हो रहा है ना, ईयर में वेटेड एवरेज का कोई काम नहीं है. इसके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं. इसका क्वेश्चन बुक में नहीं है, एग्जाम्पल है. जैसे आपको P0 दिया हुआ है, लीजिए 110, P2 दिया हुआ है 140, डिविडेंड पर एनम दिया हुआ है 10% ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹100. आपको फाइंड करना है रिटर्न पर एनम. फ्रॉम द सिक्योरिटी. आपको फाइंड करना है रिटर्न पर एनम फ्रॉम द सिक्योरिटी. बोलिए पहले कगार निकालेंगे CAGR इन परसेंटेज, विच इज द ग्रोथ इन प्राइस. कैसे इक्वेशन बनाएंगे? 140 इज इक्वल टू 110 इंटू 1 प्लस R के पावर में 2. देखिए R क्या आ रहा है यहां से, 140 बाई 110 का रूट, तो 12.82 आ रहा है. और एक डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज वो कैसे आएगा? डिविडेंड अमाउंट जो है बाई P0, तो 10 रुपया बाई 110, 9.09%.
Therefore, return of security is equal to 12.82% प्लस 9.09% कितना आता है? 21.91%। हर साल का तो डिविडेंड अमाउंट सेम ही है। अब आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि D1 बाई P0 में निकालूंगा, अब और एक क्या निकालूंगा, D2 बाई P1 निकालूंगा, बट P1 तो दिया हुआ नहीं है, तो कॉम्प्लिकेट मत करने चाहिए। P1 दिया होता तो अपन सोचते। हो सकता है आपको एग्जाम का क्वेश्चन में P0 भी दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको हर एक का डिविडेंड भी दिया हुआ है। यहां पे D0 भी दिया है, D1 भी दिया है, D2 भी दिया है, या डिविडेंड समझिए D1 D2 दिया है। तो डिविडेंड यील्ड निकालने का तरीका होता है कि आपका D1 डिवाइड बाई P0 से एक यील्ड निकलेगा, D2 बाई P1 से एक यील्ड निकलेगा, दोनों का एवरेज कर सकते हो। अच्छा, हो सकता है डिविडेंड अमाउंट हर एक में सेम ही दिया हुआ है, ठीक है, तो डिविडेंड अमाउंट अगर सब में सेम ही है तो आप डिविडेंड बाई P0 कर सकते एक यील्ड आएगा, फिर डिविडेंड बाई P1 करते ये यील्ड आएगा, डिविडेंड बाई P2 करते ये यील्ड आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पिछले साल भी तो डिविडेंड वही रहा होगा ना। P0 के पहले P-1 में भी डिविडेंड यही अमाउंट रहा होगा। अगर सेम है, सोचो 10-10 रुपए ये सब में हमेशा, तो डिविडेंड यील्ड का लॉजिक होता है इस साल का प्राइस है तो अगला साल का डिविडेंड, ये मेन लॉजिक है। बट अगर हर साल डिविडेंड सेम ही है तो बस आप डिविडेंड बाई प्राइस करके 3 बार डिविडेंड यील्ड निकाल लीजिए, फिर 3 बार डिविडेंड यील्ड का जो वैल्यूज आया उसका एवरेज कर लीजिए, वो भी एक तरीका है। और जब प्राइस ये दिया हुआ ही नहीं है तो आप 2 बार यील्ड क्यों निकालने जा रहे हैं, एक ही बार निकालिए। आपको P2 को लेकर फिर D1 मालूम ही नहीं है तो आप एक्स्ट्रा क्यों करने जा रहे हैं। जैसे अगर आप चाहें तो डिविडेंड एक P0 को लेके आया, एक होना चाहिए फिर डिविडेंड बाई P1 होना चाहिए, फिर एक डिविडेंड बाई P2 होना चाहिए, तो ये वाला तो मालूम है आपको, डिविडेंड पर एनम सेम ही है 10-10-10, बट ये तो नहीं मालूम है, P1 नहीं मालूम है, तो आप P1 खोजने के लिए मत निकलो, कॉम्प्लिकेट मत करो सिचुएशन को, सिंपल रखो, जो डिविडेंड दिया हुआ है हम उसी से यील्ड निकाल देंगे, ठीक है। अगर मेरे पास दो डिविडेंड होता तो दोनों से यील्ड निकालते हैं, डिविडेंड पर एनम है तो एक ही यील्ड निकाल दो करेंट पे, क्योंकि आप अल्टीमेटली रिटर्न जो निकालना चाहते हो वो आज के बेसिस पे निकालना चाहते हो, तो करेंट डिविडेंड यील्ड जो है बस उतना ही ले लीजिए, ठीक है। यू कैन राइट हियर वन मोर हिंट, करेंट डिविडेंड यील्ड वो ज्यादा इजी है, सिर्फ एक ही डिविडेंड यील्ड ले लीजिए ना। और अगर मल्टीपल दिख रहा है, डिविडेंड यील्ड डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, वैसे सम्स भी आएंगे अपने पास बाद में, अगर आपको मल्टीपल डिविडेंड यील्ड दिखेगा तो आप क्या करोगे, मल्टीपल डिविडेंड यील्ड दिखेगा तो आप उसका एवरेज कर लेना, ओके। नेक्स्ट बताइए मेरे को, हिस्टोरिकल डेटा हो गया, मल्टी ईयर हो गया, सेकंड फ्यूचर डेटा। फ्यूचर डेटा मतलब हम बोलना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, अलग अलग बिजनेस कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रिटर्न आ सकता है, तो उस समय रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी is equal to return of a security is equal to
समेशन पी एक्स पढ़ें क्या? समेशन पी एक्स प्रोबेबिलिटी इनटू जो रिटर्न दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है. ओके, समेशन पी एक्स, एक्स बीइंग द रेट ऑफ रिटर्न, x being the rate of return per annum and p is the probability of such return. p is the probability of such return. जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, सोचिए आपको सिचुएशन वाइज बता रहा है, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी है जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.4 और 0.6. यहां पे P1 दिया हुआ है 140, यहां पे P1 दिया हुआ है 120, P0 है यहां 100, यहां पे भी 100. D जो है वो यहां पे 10 है और यहां पे भी 10 है. बता सकते हैं यहां पे है फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताइए? बहुत इजी है. कैसे निकालोगे? पहले क्या करोगे? पहले रिटर्न परसेंटेज निकालोगे और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे. करिए, करके दिखाइए. पहले सिचुएशन ए बी का आपको रिटर्न प्रोबेबिलिटी मालूम है 0.4 0.6, तो रिटर्न परसेंटेज निकालना है. कितना होगा यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज? यहाँ आ रहा है 50% और यहाँ पे 30%. ये कैसे आया? P1 माइनस P0 प्लस D बाई P0 करके. तो अब आपका ये X हो गया, ये P हो गया, तो PX निकाल दीजिए. हाँ, 20% और 18% समेशन आ गया 38%. तो यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया. यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए.
कितना परसेंट आया? 16.2। टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये तो पता है ना। हर सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल में 1 आना चाहिए। उसका यूज है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कंडीशन वुड बी गुड का मालूम है, बैड का मालूम है, और नॉर्मल का नहीं मालूम है, तो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो 1 से माइनस कर देंगे। 16.2 आंसर है। ये सब जो छोटा छोटा आंसर आ रहा है ना, ये सब यहाँ लिखते जाइए, रिवीजन में बहुत हेल्प होता है। जैसे इसका क्वेश्चन 1 का क्या आंसर आया आपका? 20% आया था ना। ये लिख के रखेंगे ना, रिवीजन में आपको बार बार कॉपी में जाने का जरूरत नहीं है, आपको फटाफट पता चलता जाएगा आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे कि नहीं सोच रहे। सो बिजनेस कंडीशंस, बिजनेस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है? गुड, नॉर्मल, बैड। रिटर्न्स, क्या क्या रिटर्न्स है? 20, 16, 12। प्रोबेबिलिटी 30, ये 25 दिया हुआ है, ये टोटल 100% होता है, तो ये 45% आपका बैलेंसिंग फिगर करके आ गया। ये आपका x है, ये आपका p है, तो px क्या आएगा? .6 पॉइंट क्या 6 है कि 0.06 है? या आप 6% बोल दीजिए, परसेंट में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक हो जाता है। 0.06 रखने से ज़्यादा इजी है। जैसे सजेस्टेड रहेगा कैलकुलेशन में, जैसे 20% इंटू 30% करिए। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? परसेंट बटन दबाना होगा, 20% बटन इंटू 30% बटन करके देखिए कैसे आता है। 6 आ रहा होगा। 20% बटन इंटू 30% बटन, 6 आ रहा है ना। तो उसी तरह से आपको चलना पड़ेगा, या फिर 0.2 इंटू 0.3, 0.2 इंटू 0.3, फिर 0.16 इंटू 0.45, कितना है ये? 0.072, और यहाँ पे 0.03, तो ये आ गया 0.162। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स is equal to 16.2%। 16.2%। ठीक है। नेक्स्ट, ये हुआ सिक्योरिटी का पढ़ाई। आप आगे फॉलो करते जाइए। ये नंबर ए हो गया। नंबर बी क्या है जी? नंबर बी पोर्टफोलियो रिटर्न्स। Portfolio return is very simple. It is equal to weighted average of portfolio return is weighted average of expected return of securities weighted average of expected return of securities। तो expected return of security कैसे आएगा? जो अभी निकालना सीखा, समेशन px करके। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ वो समेशन px ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का जो समेशन px से एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है उसका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में वेट क्या होगा? व्हाट विल बी द वेट? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। वेट विल बी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स। वेटेड एवरेज में इट विल बी वेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपका सिक्योरिटी ए और बी है जिसको लेके आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं और अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 रुपया, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 20,000 रुपया और रिटर्न्स आपका 20% है और यहां पे 25% है। ये रिटर्न कैसे आया? इसका समेशन पी एक्स कर करके आया। तो व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिटर्न? समझ में आ रहा है वेटेड एवरेज कैसे करना है? तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे आएगा? ए बी अमाउंट इनटू रिटर्न्स कर दीजिए। तो 30,000 इंटू 20% कितना आया? 30,000 का 20% 6,000 रुपया रिटर्न आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो रिटर्न है आपका। और यहां पे 20,000 का 25% कितना है? 5,000। टोटल रिटर्न कितना है आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000? तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? पोर्टफोलियो रिटर्न आपको परसेंटेज में बताना है, कितना परसेंट होगा वो बताना है। तो देयरफॉर पोर्टफोलियो रिटर्न इन परसेंटेज इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाई 50,000। कितना परसेंट आया? 22। वेटेड एवरेज होता है, मतलब वेटेड एवरेज मतलब हमेशा याद रखना दोनों के बीच में आएगा। एक का 20 है, दूसरा का 25 है, तो बीच में ही कुछ आना है। 20 से 25 के बीच में कुछ आना था आंसर। अब आप इसको वेटेड एवरेज का फॉर्मूला से सीखना चाहते हैं तो वैसे सीख लीजिए। ये आपका वेट है, ये आपका एक्स है, तो आपको करना क्या पड़ा? यहाँ पे डब्ल्यू एक्स आपने किया और पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या किया? समेशन डब्ल्यू एक्स 11,000 बाई समेशन डब्ल्यू किया। आप देखिए यही किया ना। डब्ल्यू आपका ये है, एक्स आपका ये है, डब्ल्यू एक्स इज अमाउंट इनटू रिटर्न्स, तो अमाउंट इनटू रिटर्न से डब्ल्यू एक्स आ गया, फिर समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू से वेटेड एवरेज आ गया। अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है? जितना पोर्टफोलियो मेरे को रिटर्न दे रहा है डिवाइड बाई जो पोर्टफोलियो में मेरा इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो रिटर्न बाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज माई पोर्टफोलियो रेट ऑफ रिटर्न। वो कॉमन सेंस है। पोर्टफोलियो से जो रिटर्न आया डिवाइड बाई पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट किया। पोर्टफोलियो रिटर्न डिवाइड बाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज माई पोर्टफोलियो रिटर्न इन परसेंटेज। और फॉर्मूला से जाना है तो समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए। Question number 3.
10.5 सही है। कितना तरह का शेयर्स है यहाँ पे? शेयर्स है एक्स वाई जेड, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? 60, 30 और 10 सब मिला के हो गया 1 लाख रुपया। रिटर्न कितना है? 10%, 12%, 9%। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू रिटर्न परसेंटेज क्या होगा? 6,000, 3,600, 900 टोटल 10,500. So therefore portfolio returns is equal to 10,500 बाई 1 लाख। देखो फॉर्मूला का कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग बस माइंड में फॉर्मूला सेट कर लेते हैं बोल के बात है। अदरवाइज आप सेंस से निकाल पा रहे हो कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया इतना रिटर्न आने का बात है, तो ओवरऑल रिटर्न कितना आएगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ऐसे बोल सकते हैं ना। पोर्टफोलियो रिटर्न इज ओवरऑल रिटर्न बाई ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ रिटर्न का पढ़ाई। रिटर्न के लिए आपको एक सेंट्रल थीम में लिखाया था कि पोर्टफोलियो रिटर्न इज ऑलवेज वेटेड एवरेज रिटर्न। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे आके कंक्लूड किए कि हाँ, पोर्टफोलियो रिटर्न इज ऑलवेज द वेटेड एवरेज रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न में सिक्योरिटी का रिटर्न चाहिए, सिक्योरिटी रिटर्न पहले सिखाया इसीलिए, जो आ रहा है P1 माइनस P0 प्लस D बाई P0 से। और अलग अलग बिजनेस कंडीशन है तो उधर भी समेशन PX करके सिक्योरिटी रिटर्न आ रहा है। तो सिक्योरिटी रिटर्न आ गया, उसका एवरेज किया तो पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। आइए नेक्स्ट लिस्ट बताइए, नेक्स्ट लिस्ट में क्या है, कितना नंबर हुआ ये? 3। रिस्क कैलकुलेशंस। अच्छा, रिस्क में रिस्क का मेजरमेंट यहां पे कैसे किया गया है? एमपीटी हैज मेजर्ड रिस्क यूजिंग वेरिएंस एंड एसडी। वेरिएंस एसडी सुना हुआ ही होगा आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस का रूट करने से एसडी आ जाता है। तो एमपीटी हैज मेजर्ड रिस्क यूजिंग वेरिएंस एंड एसडी। ओके, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक कॉमन सेंस पे कि पहले वेरिएंस और एसडी होता क्या, इसको समझते हैं एक बार। व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज एसडी? एसडी का मीनिंग पहले समझा रहे हैं। एसडी का मतलब यह हो रहा है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा आएगा कि नहीं आएगा, उसमें डिविएशन क्या हो सकता है। हम जो चाहते हैं वो हमारा आने का जो बात है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आने का बात है, उसमें डिविएशन क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका मैथ्स में हमेशा 90, 92, 93 ऐसा ही मार्क्स आया, मैं एवरेज किया 91 आ रहा है, ठीक। तो अभी अगर आपका मैथ्स का एग्जाम लेंगे वापस से, जिसमें आपका 90s में ही आया है, को टाइम भी दे देते पढ़ने के लिए, तो क्या उसमें वापस 91 जो एवरेज किया वो आने का चांस है? चांस तो है, बट ऊपर नीचे भी तो हो ही सकता है। तो मेरा ये जानने का मन हो रहा है कितना ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे आएगा तो कितना आएगा। जब मैं फ्लक्चुएशन दोनों तरफ का देख रहा हूं कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, उसको बोलते हैं वेरिएंस। और जब मैं खाली एक ही तरफ का देखना चाहता हूं, उसको बोल रहा हूं एसडी। जैसे अब सिक्योरिटी है, उसका रिटर्न हमने कैलकुलेशन करके पता किया कि 15% आने का बात है, बट अब हम पैसे लगा दे
तो जो रिटर्न आने वाला है वो 15 एग्जैक्ट ही आएगा ऐसा तो जरूरी नहीं। 15 से ऊपर भी जा सकता है, 15 से नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर नीचे दोनों जब मेजर कर रहे हैं तो वेरिएंस देख रहे हैं, और जब एक ही तरफ मेजर कर रहे हैं, जैसे रिस्क मेजर कर रहे हैं, रिस्क मतलब क्या चीज मेजर कर रहे हो, ऊपर का कि नीचे का? रिस्क क्या है? रिटर्न के केस में रिस्क क्या है? रिटर्न कम हो जाएगा उसका रिस्क है ना। तो हमको नीचे वाला ही देखना है कि कितना नीचे जा सकता है। तो मैं एसडी चेक करूंगा। तो एसडी से मान लो वैल्यू आया फॉर एग्जांपल 2.5, एसडी का वैल्यू दिखा रहा है 2.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% तो एक्सपेक्टेड है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिविएशन ऑफ 2.5%। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिविएशन ऑफ 2.5%। दैट मीन 12.5 भी जा सकता है। तो ये मान के चलिए। तो एसडी क्या कर रहा है, आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू आपने पास से पता लगाया कि ये होने वाला है, वो होगा कि नहीं होगा, उसका हम फ्लक्चुएशन मेजर कर रहे हैं, डिविएशन मेजर कर रहे हैं। ओके, वेरिएंस से हम ऊपर नीचे दोनों देख ले रहे हैं, और एसडी से हम एक ही तरफ चेक करना चाह रहे हैं, जहां पे हमारा रिस्क है हम उसी को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सोचिए एक और तरीका से कि यहां पे आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जिसको आप बोल सकते हो मीन। ठीक, जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा ऊपर नीचे चलते रहता है। समझ गए? सोचिए ना, एक नदी है, ओके, और हमें वो नदी को चल के पार करना है। तो अंदर पानी का जो गहराई है वो पूरा नदी में यूनिफॉर्म होगा क्या? हाँ, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ऐसा ही चलेगा। तो बिफोर स्टेपिंग इनसाइड, shouldn't we first find out what can be the average depth? तो we measured by some analysis, we could measure। जो उस नदी में बार बार पार किया है उसको पता है कभी यहां तक पानी है तो कभी यहां तक पानी है, कभी और ऊपर तक पानी है। तो अलग अलग वैल्यूज लाके दिया, मेजर किए, हमारा एवरेज निकाला तो मीन आ गया। अब मीन आ गया तो सोचो, कभी पानी 4 फुट भी है, कभी पानी 10 फुट भी है, 10 फुट में तो हम डूब जाएंगे, और कभी पानी 1 फुट भी है। मीन निकाला तो 5 फुट ही आया, मीन निकाला 5 ही फुट आया। तो बड़ा अच्छा लगा, रे 5 ही फुट है क्या? तो एक्सपेक्ट कर रहे 5 फुट। 5 फुट कोई मन में लेके अगर अंदर चल जाओगे तो क्या लगता है, डूबोगे कि नहीं डूबोगे? हाँ, डूबने का चांस है, क्योंकि एवरेज 5 फीट है। इसका मतलब हर समय 5 फीट है ऐसा नहीं है ना, कभी वो 5 फीट से ज्यादा भी हो जाता है तो डूब तो सकते ही हैं। तो डूबने का कितना रिस्क है, तो उस समय हम मीन से ऊपर कितना जा रहा है खाली उसको मेजर करना चाहते हैं। करेक्ट। वेरिएंस क्या करेगा, दोनों तरफ मेजर करके देगा, और एसडी क्या करता है, एक तरफ मेजर करके देगा। अब आपको देखना है कि किस तरफ आपका रिस्क है। हो सकता है रिस्क आपका ऊपर की तरफ हो, जैसे पानी के केस में ऊपर जाने से रिस्क ज्यादा है। अब सिक्योरिटीज के केस में रिटर्न का बात हो रहा है तो नीचे आने में रिस्क है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ वेरिएंस और एसडी का। एसडी मेजर करना क्यों जरूरी है ये समझ में आया आपको, क्योंकि अगर खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके आगे चल जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। तो हमें ये चांस लेके चलना पड़ेगा कि पानी का गहराई और आगे जाके कितना मीन से डिविएट कर सकता है। मीन तो 5 फुट निकाल लिया, बट मीन से कितना डिविएट कर सकता है। अब मीन से डिविएशन में मेरे को लग रहा है कि 1.5 ही हो सकता है। मीन से डिविएशन 1.5 फुट हो सकता है बस। तो मीन से डिविएशन जो हो रहा है उसी को एसडी बोलते हैं। एसडी इज द डिविएशन फ्रॉम इट्स मीन। व्हाट इज एसडी? एसडी इज द डिविएशन फ्रॉम इट्स मीन। तो मीन से जो डिविएशन हो रहा है वो अगर मुझे लग रहा है 1.5 फुट, तो एट एनी टाइम मुझे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा 6.5 फुट गहरा भी पानी आ सकता है, बस उसी का ही तैयारी करके जाना है। तो मैं एक मान लीजिए अंदर जा रहा हूं तो एक बड़ा स्टिक लेके चलूं जो 6.5 या 7 फुट का है, तो उसको पकड़ के ऊपर आ जाऊं, क्या पता। कोई ऐसा प्रोविजन बना के चलूंगा कि 1.5 फुट का मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा,
रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब 5 से 1.5 ऊपर भी जा सकता है। उसी तरह से सिक्योरिटी में भी हम अगर 15% रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है रिटर्न का रिस्क दिखा रहा है 2.5%, दैट मीन्स वो 12.5 भी आ सकता है। तो मुझे उस हिसाब से तैयार रहना होगा कि 15 नहीं आके यहाँ पे 12.5 भी आ सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा 2.5% का यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस डूइंग? यहां से यहां तक का मेजरमेंट, ये पूरा मेजरमेंट फ्लक्चुएशन का बोथ साइड, प्लस साइड माइनस साइड, ये केयर करता है वेरिएंस। वेरिएंस मेजर्स दिस फ्लक्चुएशन, वेरिएंस मेजर्स बोथ फ्लक्चुएशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मान लीजिए हम एक्स बार बुला सकते हैं क्या? एक्स बार पढ़े कैसा एक्स बार? मीन को एक्स बार बोलते हैं ना। हाँ, जो रिटर्न भी निकाला वो एक्चुअली मीन ही था। आपको याद है मार्कोविट्ज मॉडल का एक और नाम रखा था मैंने, मीन वेरिएंस एनालिसिस। मीन माने रिटर्न, वेरिएंस माने रिस्क। तो ये एक्स बार है और ये सोचो एक्स है, ये एक्स है, ये जो डॉटेड लाइंस बनाया मैंने एक्स। तो वेरिएंस क्या कर रहा है? दोनों फ्लक्चुएशन को मेजर कर रहा है, मतलब x माइनस एक्स बार ऊपर तरफ और x माइनस एक्स बार नीचे तरफ, दोनों को मेजर कर रहा है। तो दोनों को मेजर कर रहा है तो इधर भी x माइनस एक्स बार है, इधर भी x माइनस एक्स बार है। तो दोनों को लेने का मतलब क्या मैं दोनों को प्लस कर दूं? मतलब वेरिएंस मतलब होगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हो गया एडिटिव मॉडल। पूरा एसएफएम एडिटिव मॉडल पे नहीं है, पूरा एसएफएम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे। बेसिक्स में समझाया था मैं, पूरा एसएफएम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे चल रहा है। यानी दोनों को अगर इंक्लूड करना है तो क्या करोगे? एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी इट विल बिकम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरिएंस क्या करता है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को लेता है, मतलब दोनों को लेता है, और फिर उस डिविएशन का स्क्वायर जो आपने किया, ये डिविएशन है, इसका नाम है डिविएशन। इस डिविएशन का जो आपने स्क्वायर किया, मतलब दोनों का डिविएशन ले लिया, फिर उस डिविएशन का एवरेज ले रहा है। उस डिविएशन का बेसिकली स्क्वायर का एवरेज ले रहा है। डिविएशन का स्क्वायर किया, स्क्वायर क्यों किया? दोनों तरफ कवर करने के लिए, और फिर उसका एवरेज कर दो तो वेरिएंस आ जाता है। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस। What is variance? Variance is average of square of deviations। मतलब क्या हो रहा है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस आ गया, उसका एवरेज कर दो, यानी समेशन बाई n कर दो। समेशन बाई n कर दो। समझ में? आपको एकदम सिंपल बात कर रहा हूं। What is variance? Variance is x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई n। ठीक, नेक्स्ट SD कैसे आएगा? रूट ओवर वेरिएंस। अब इसमें वन साइड लेने का तरीका है रूट ओवर वेरिएंस। अब आप बोल सकते हैं सर वन साइड ही लेना है तो फिर x माइनस एक्स बार का ही खाली आप एवरेज क्यों नहीं ले लेते? मतलब वाई नॉट x माइनस एक्स बार का एवरेज? तो स्टैटिस्टिकली चेक किया कि इससे पूरा कवरेज नहीं आता है, प्रॉपर रिस्क मेजर नहीं होता है। हम ओवरऑल रिस्क मेजर करके आधा करते हैं तो ज्यादा अच्छा एवरेज आता है उससे। इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर हो गया कि पहले वेरिएंस ही निकालेंगे फिर उसी से एसडी निकालेंगे। एसडी इज सपोज टू बी रूट ओवर वेरिएंस। इट शुड नॉट बी जस्ट एक्स माइनस एक्स बार का एवरेज, इट शुड बी वेरिएंस का ही रूट। ये रूल आप याद रखिए। ठीक, यहां पे लिख रहे हैं वेयर एज
whereas standard deviation measures one-sided fluctuation. Whereas SD measures one-sided fluctuation. ठीक है, तो बेसिकली वेरिएंस इज व्हाट, आपका जो x का वैल्यू है वो आपका मीन से डिविएट करेगा। तो x माइनस एक्स बार जो हुआ उसका स्क्वायर कर दो। हम समझ रहे कि अगर x का वैल्यू सोचो 10 है और x बार जो है वो 12 है, तो मेरे को क्या लगता है x माइनस एक्स बार क्या होना चाहिए, -2 हो रहा है। तो वेरिएंस मेजर करते वक्त अपन ऐसा सोच रहे हैं अगर ये -2 हुआ ना तो ये +2 भी हो सकता है, तो दोनों को लेके चलो। 10 से 12 होना चाहिए था, 12 का 10 हुआ मतलब 2 माइनस में गया तो उल्टा भी हो सकता है, 2 प्लस में भी जा सकता है। तो -2 इंटू -2 कर रहे हैं, 2 बार कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, -2 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो आंसर क्या होगा 4। और फिर उसका स्क्वायर करके जो आंसर आया, ऐसे जितना आंसर आपके पास आए x का डिफरेंट वैल्यूज पे, सबका एवरेज करने से वेरिएंस, उसका रूट करने से SD। अब इसको लेके सिक्योरिटी का पढ़ाई करना है, इसको लेके सिक्योरिटी का पढ़ाई करना है। आइए, आप कितना नंबर पॉइंट बोलेंगे इसके अंदर? नंबर 1 है कि नंबर ए? नंबर ए, सिक्योरिटी रिस्क। अब सिक्योरिटी रिस्क के अंदर क्या है? सिंगल सिक्योरिटी। सिंगल सिक्योरिटी तो हमेशा 2 स्टेप ही रहेगा। नंबर 1 स्टेप 1 वुड बी टू फाइंड आउट द वेरिएंस। Variance indicates total risk. Variance indicates total risk. ठीक, and that would be equal to summation x minus x bar का whole square by n, यानी average of the deviation, square of the deviations। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी करते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। ये भी स्टैट्स में यूज होता है, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन है उससे एक कम। ये कब करते हैं? जब n इज ऑफ लेसर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास। जब ऑब्जर्वेशंस जो आप मेजर करने के लिए ले रहे हो, x के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आप ले रहे हो वो कम है, 6, 7, 8 ऐसा कुछ है। क्यों ऐसा करते हैं भाई n-1? देखो, n-1 करने से आंसर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कंजर्वेटिव लगेगा आपको कि रिस्क ज्यादा दिखा रहा है। और अच्छा ही है ना, रिस्क ज्यादा दिखाए तो आप प्लानिंग और उस हिसाब से कर सकते हो। रिस्क कम दिखाना डेंजरस है। आपका कैलकुलेशन अगर रिस्क को कम दिखा रहा है तो डेंजरस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का डेटा कम है तो आपको तो लग रहा है ना कि पता नहीं इससे जो रिस्क आ रहा है वो सही है कि नहीं, तो अगर डिवाइड बाई n-1 करोगे तो रिस्क जो आना है वो उससे ज्यादा दिखेगा थोड़ा सा, तो प्लानिंग और कंजर्वेटिव हो जाएगा। आप उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर पाओगे और ज्यादा रिस्क का तैयारी करोगे आप। ठीक है, बट एक्सेप्शन है इसमें, n का वैल्यू जब 2 हो तो यूज मत करना इसको। क्यों बोलो? तो 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, खेला ही खत्म हो जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या है? n का वैल्यू 2 हो तो n-1 नहीं चलेगा। हालांकि हम लोग अपना मेजॉरिटी सम फर्स्ट वाला से ही करते हैं, वी फॉलो दिस ओनली, वी डोंट ट्राई टू फॉलो n-1 कॉन्सेप्ट, बट वो एग्जिस्ट करता है, वो आपको बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया हिस्टोरिकल डेटा वाला केस। अगर हिस्टोरिकल डेटा है तो, और ये फ्यूचर डेटा होगा तो इसी में आ जा रहा है। अगर फ्यूचर डेटा हुआ तो एवरेज लेने का तरीका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो आएगी। हाँ, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एवरेज लेना है।
तो इनटू पी करना है और फिर समेशन ले लेना है, समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये भी अपने काम का है। फ्यूचर डेटा, समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फाइन। स्टेप 2, खाली वेरिएंस से काम नहीं बनेगा। स्टेप 2 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टेप 2 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। अच्छा, बचपन में याद है रूट ओवर लेने के बाद आदत होता था, जो आंसर आता था जैसे 4 का रूट, तो आंसर लिखते थे +-2। याद है 4 का रूट +-2। बट यहां पे जब SD लोगे तो माइनस में कभी नहीं लोगे, मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, मस्ट बी 0 और पॉजिटिव। SD नेगेटिव अलाउड नहीं है। अरे रिस्क है ना SD, नेगेटिव रिस्क मतलब फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? रिस्क अगर नेगेटिव है तो पढ़ाई करने का जरूरत ही क्या है? रिस्क तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो रिस्क है। क्या तो रिस्क है या तो रिस्क नहीं है, यही तो सिस्टम बोलेंगे। इधर रिस्क इज देयर और रिस्क इज नॉट देयर, हाउ कैन द रिस्क बी नेगेटिव? ठीक है, तो रिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव, याद रखिएगा लॉजिक क्या है, रिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, रिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, एक और लॉजिक है कि वाई वी नीड SD व्हेन वी ऑलरेडी हैव वेरिएंस। SD क्यों चाहिए जब वेरिएंस निकाल ही रहे हैं, टोटल रिस्क जान रहे हैं, तो फिर SD क्यों कर रहे हैं? तो मैंने एक लॉजिक तो दिया ना कि रिस्क मेरा दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है, तो वन साइड जानने के लिए। एक और दूसरा मैथमेटिकल लॉजिक है, जैसे क्या होता है हर x का अपना एक मेजर भी होता है। जैसे सोचो x से x बार है 12 और x है आपका 10, तो ये x का एक मेजर होगा ना। हमारे केस में रिटर्न होगा, रिटर्न होगा मतलब तो परसेंटेज में होगा, तो x बार भी परसेंटेज में है। अब x माइनस x बार मैं कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये इसका मेजर क्या होगा, ये भी तो -2% कहलाएगा। अच्छा, फिर x माइनस x बार का स्क्वायर कर रहा हूं तो -2% का स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या हो गया, 4% स्क्वायर हो गया। अरे यूनिट भी तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप लोग मैथ्स में सीखते थे ना एरिया में, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 5 फीट, ब्रेथ 2 फीट, तो एरिया विल बी 5 इंटू 2 10 स्क्वायर फीट। फीट इंटू फीट भी तो स्क्वायर फीट हो गया। वही परसेंट और परसेंट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो परसेंट स्क्वायर हो गया। अब 4% स्क्वायर से वेरिएंस निकल रहा है, वेरिएंस तो इसी से निकल रहा है, तो वेरिएंस का मेजर क्या हो गया, परसेंट स्क्वायर। नो, परसेंट स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल टू इंटरप्रेट कि मेरा रिस्क है 4% स्क्वायर, ये कैसे मेजर करें, समझ में नहीं आ रहा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको वापस स्क्वायर रूट कर देते हैं। 4% स्क्वायर का रूट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो बेसिकली माई रिस्क इज 2%। तो परसेंट स्क्वायर आ जाता है, या वेरिएंस में जाने से वो स्क्वायर यूनिट अज्यूम कर लेता है, उसको वापस नॉर्मल यूनिट ला के इंटरप्रेट करने से इंटरप्रेशन इजी हो जाता है। तो ये एक लॉजिक है कि वाई वी नीड SD, वाई वी नीड SD। तो एक और लिखिए इसमें, वेरिएंस represents square of deviations. Variance represents square of deviations, so its unit is also squared. So its unit is also squared.
ठीक है, दैट इज से परसेंटेज स्क्वायर. It is difficult to interpret risk in terms of percent square. So we take it in terms of percentage by calculating SD as a square root of variance. So we take it in terms of percentage by calculating SD as a square root of variance. तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से SD आ गया और वो एक परसेंटेज आ गया. ओके, इट इज इजी टू इंटरप्रेट. इट इज इजी टू इंटरप्रेट SD नाउ. तो SD अगर मेरे को पता चल रहा है 2% है, तो मुझे समझ में आ रहा है हाँ 2% का डिविएशन हो सकता है. फाइन. तो why we need SD, that is also clear. In some instances, question will ask you to find total variance only. In some instances, question will say that just find the risk. If question is saying find the risk, then what will you find? SD. हमेशा याद रखो, ये भी नोट करके रखो. If question specifies to find risk of a security or portfolio, always find its SD. Always finds its SD. ठीक है, आइए 5 मिनट लेंगे आपका. एक छोटा सा सम करा देंगे इसके ऊपर, मेमोरी से लैप्स हो जाएगा वरना. क्वेश्चन नंबर 4A. देखिए क्या पूछ रहा है इसमें. मार्केट कंडीशन है गुड, नॉर्मल, बैड, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी एक्स है, वाई है, जेड है. तो रिटर्न जो है ये सारे एक्सपेक्टेड रिटर्न ही होंगे उनके. ओके, मतलब अलग अलग निकाले गए हैं अलग अलग कंडीशन में, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में सिखा दिया था. फाइन. डिटरमाइन रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच सिक्योरिटी. अब खाली रिस्क पूछा तो क्या बताना है? SD बताना है. बस 4A ही करना है, 4B अभी सिखाया नहीं हो. ठीक है, तो रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच सिक्योरिटी. तो रिस्क निकालना है, SD निकालना है, SD निकालने के पहले वेरिएंस निकालना है. वेरिएंस कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू P, उसका समेशन. यहां पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, तो वेरिएंस कैसे आएगा? P इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन. ऐसे ही 3 बार आपको करना है, एक बार x का, एक बार y का, एक बार z का, अलग अलग करना है. ठीक है, तो पहले x बार भी लगेगा. तो एक टेबल बना देते हैं. रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज, कंडीशंस है, प्रोबेबिलिटी है, एक्स है, वाई है, जेड है.
कंडीशंस में गुड, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। अच्छा, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे y का वैल्यू लूंगा, यहाँ पे p इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पे z लूंगा p इंटू जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर। बोलिए 0.4 आया ये, फिर ये वाला x, ये वाला x बताओ कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो अभी x ये वाला होगा नहीं, इसके लिए आप एक लाइन छोड़ के लिखो गुड के बाद नॉर्मल, कितना प्रोबेबिलिटी है 0.5, फिर क्या है बैड 0.1 परसेंट, बोलिए 10 के बाद 8 और 5। सो यहाँ पे पहले x बार निकालो, x बार px 0.4 इंटू 10%, 0.5 इंटू 8%, फिर 0.1 इंटू 5%, कितना है 8.5% आ रहा है, 8.5 आ रहा है क्या? हाँ, अब p इंटू एक्स माइनस एक्स बार करिए, यानी p है 0.4, x है 10 माइनस 8.5 का स्क्वायर। परसेंट हटा के कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में परसेंट बैठा दीजिएगा बस। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.4 0.9 आ रहा है 0.9। अब यहाँ पे परसेंट स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली इसका मेजरमेंट क्या आएगा परसेंट स्क्वायर, क्योंकि 10 माइनस 8.5% था, उसका होल स्क्वायर हुआ तो परसेंट स्क्वायर हो गया, लास्ट में लिख देंगे। फिर 0.5 इंटू 8 माइनस 8.5 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.125 आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड वाला 0.1 इंटू 5 माइनस 8.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 0.1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ रहा 1.225, 0.125 0.9 सब जोड़ के आ रहा है, टोटल आ रहा है 2.25% स्क्वायर बोल सकते हैं आप। भाई परसेंट स्क्वायर एग्जाम में अपने लिखते नहीं है, ये समझने के लिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है परसेंट स्क्वायर आ गया, इसलिए ये इंटरप्रेटेबल नहीं है। दिस इज योर वेरिएंस, यू कैन राइट इट सिंबल एज व्हाट इज इट, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, याद है ना वेरिएंस का सिंबल। तो सिग्मा एक्स क्या होगा, रूट ओवर 2.25, 2.25 का रूट आ रहा है 1.5% बोलेंगे आप, परसेंट स्क्वायर से रूट हट के परसेंट आ गया, रूट इफेक्ट से परसेंट स्क्वायर परसेंट बन गया, ठीक है। ऐसे ही वाई का करो, वाई का बोलो क्या क्या है, वाई का क्या है बोलो, 14 है, 11 है, 9 है, एवरेज बोलो वाई बार 14 इंटू 0.4, 11 इंटू 0.5, 9 इंटू 0.1, 12% आ रहा है, ठीक है 12% आ रहा है। फिर यहां पे क्या होगा 0.4 इंटू वाई का वैल्यू 14, 14 माइनस 12 का स्क्वायर,
14 माइनस 12 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 1.6, फिर 0.5 इंटू 11 माइनस 12 का स्क्वायर 0.5, ठीक है। फिर आ रहा है 0.1 इंटू 9 माइनस 12 का स्क्वायर 0.9, वन 0.6 0.5 0.9, तो ये आ रहा है सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3% स्क्वायर। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 3% स्क्वायर इज इक्वल टू 1.73%। ऐसे ही z में आ जाइए। z का बताइए। 13 12 10, इसका एवरेज क्या आ रहा है? z बार इज कितना? 12.2, 13 इंटू 0.4, 12 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.1, 12.2, और 0.4 इंटू 13 माइनस 12.2 का स्क्वायर, 13 माइनस 12.2 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4, 0.256, 0.5 इंटू 12 माइनस 12.2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 0.02, और 0.1 इंटू 10 माइनस 12.2 का स्क्वायर, .484, 0.76 आया। तो सिग्मा z क्या आएगा? इसका रूट। अब ये गजब होता है, कई बार हम लोग को लगता है वेरिएंस 0.76 और उसका आधा इफेक्ट ले रहे तो SD आ रहा है 0.87। तो यही तो बात है ना, दुख ज्यादा मिलते हैं ना तो कट जाते हैं। 0.87 मिलके टोटल दुख 0.76 हो जाते हैं। यही तो रिस्क का साधन इसीलिए लिया है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क हम कैसे काटेंगे, देखना। ठीक है, तो आपका ये अभी खत्म हो गया। अब आपका घर का काम खाली यही कि आपको रिवीजन कर लेना है जितना सर ने पढ़ाया, बाकी अगला दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस कैलकुलेटर लेके सब सम सॉल्व करके देखिए। सर एक क्वेश्चन है कि ये सब जो आप ये इतना कैलकुलेशन लिख रहे हैं, ये सब लिख के करना होगा क्या? जब तक 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक लिख के करो। जब तक आपको लगे कि आपसे एकदम एक्यूरेट नहीं होता है तब तक लिख के करो। जब लगे कि एक बार में सही निकाल पाते हो, एक्सपर्ट हो गए हो, तो ठीक है, स्किप करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।